दिक्कत नहीं रहा। अब आइए, हमारे पास 4 ग्रह इधर, मैंने बीच में एक लाइन खींच दिया है, और 4 ग्रह इधर है। तो अब प्रॉपर्टीज कंसेप्चुअली समझ लेते हैं, फिर तो आसानी समझ में आ ही जाएगा। ये संगठन यानी कंपोजिशन के हिसाब से इनका संगठन एक जैसा है, दे आर सिमिलर इन नेचर। इनका जो अपर क्रस्ट है, या इनका जो एटमॉस्फेयर का हिसाब किताब है, या इनके जो फॉर्मेशन में जो चीज़ें यूज हुई हैं, वो थोड़ा बहुत सिमिलरिटी लिए हुए हैं, और मोस्टली उसमें सॉलिडिटी है, एक डेंसिटी है। ठीक है, इनका क्या है, ये जो चारों हैं ये ज़्यादा गैसियस और लिक्विड फॉर्म में हैं, और इनमें वो कंपोजिशन थोड़ा सा इनसे अलग है, थोड़ा सा क्या, बहुत ही ज़्यादा अलग है। हाँ, सूरज में एक बात और छूट गई। सूरज जब घूमता है ना, जैसे पृथ्वी घूमेगा पूरा पृथ्वी घूम जाएगा, लेकिन सूरज जब चक्कर लगाता है तो कुछ भाग इसका 35 दिन में घूम जाता है पूरा एक बार अपने इस पर, और कुछ भाग 25 दिन में घूमता है। जैसे मैंने कहा ना, ये गैसियस फॉर्म में है, तो सूरज भी गैसियस फॉर्म में है। सूरज भी तो मेटेलिक नहीं ना है, या कोई सॉलिड तो नहीं है। तो सेंटर में ये घूम जाता है 25 दिन में, और ध्रुव पे घूमने में लगता है 35 दिन। यानी कि जो बीच का जो गैस है वो तेजी से घूम जाता है, और साइड का गैस धीरे धीरे घूमता है। गोला तो एक साथ है, लेकिन बीच वाला का रिवोल्यूशन नहीं, मतलब रोटेशन फास्ट है। समझाई बात? ये एक नया कंसेप्ट, उसको भी लिख लीजिएगा। अब समझ आया? तो ये जो चारों हैं इनको कहते हैं इनर प्लैनेट्स। क्या कहते हैं? इनर प्लैनेट्स। और इनको क्या कहते हैं? आउटर प्लैनेट्स। और ये जोवियन कहा जाता है इनको, जोवियन प्लैनेट भी कहते हैं इनको। इनर और आउटर ज़्यादा इजी है समझने। ठीक है, अब आइए, सबसे पहले इनका एक देखते हैं कि कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में क्या क्या है। कि सबसे पहले इनका प्रॉपर्टी देखा जाए, घूमने में कितना समय लगता है। ठीक है, आप लोग को ध्यान होगा तो बताइएगा, अदरवाइज। सबसे कम दिन में घूमने वाला कौन है? 88 दिन में घूमता है बुध, मरकरी है। उसके बाद शुक्र को कितना समय लगता है? 24 दिन, 224 डेज। ठीक है, पृथ्वी को 1 वर्ष, लेकिन उसमें क्या होता है, 6 घंटा थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाता है। तो 4 साल तक इसको जमा किया जाता है 6 घंटे को, और चौथे साल इसको फरवरी में जोड़ दिया जाता है, तो वो लीप ईयर बनता है। तो लीप ईयर क्यों बनता है, इसका भी आंसर मिल गया कि चूंकि 1 साल से 6 घंटा ज़्यादा लगता है, तो उसको एडजस्ट करने के लिए हर चौथे साल उसको जोड़ के एक, ठीक है ना। तो 1 वर्ष ही इसको हम लिखते हैं रफली, कोई ज़्यादा ही नहीं। मंगल पे बताइए, मंगल एक साल तो लगेगा, 1 साल से ऊपर लगेगा इसको, उसके बाद 324 लगेगा, यानी 2 साल के आसपास। 1 साल 324 दिन। क्यों, क्लियर नहीं है? 1 साल 324 दिन, एक बार कंफर्म कर लीजिए। रफली हो गया वही ना। तो 1 साल के बाद 324 दिन लगता है, याद करने के लिए सहूलियत रहेगा। अब अगला बताइए, बृहस्पति को कितना लगता है? वैसे बृहस्पति 12 साल में बृहस्पति 1 बार इसका चक्कर लगा लेता है। किसका? सूरज का, है ना। लेकिन एक खासियत इसका और है, ये अपने एक्सिस पर सबसे फास्ट घूमता है। 10 घंटे, ये 10 आवर्स में ही अपने एक्सिस पे घूम जाता है। लेकिन फिर भी पूरा घूमने में इसको 12 वर्ष लग जाते हैं। सैटर्न का बताइए। 29 ईयर्स, और इसका 184 ईयर्स, और यह 165 ईयर्स। डेज, ईयर्स होगा, ईयर्स होगा। अब डेज कहाँ से होगा? जब सब ईयर में चला गया तो डेज में घूम लेगा, कूद जाएगा क्या वहाँ से? ठीक है, तो
एक आंकड़ा आपका क्लियर हो गया, इसको देख लीजिए कौन कितने में करता है। इसमें केवल 10 आवर है, क्वेश्चन बनने की क्षमता है, ये 10 घंटे में अपने में घूमता है। तो क्या बाकी सबको जरूरत नहीं है ना, फिर आंकड़ा बढ़ाने से फ़ायदा क्या है। यही एक इसमें इम्पोर्टेंट है। पृथ्वी को 24 घंटे लगते हैं, यदि कभी ऐसा आ भी गया तो अपना सोचना है कि जिसका ये है उसमें से निकाल लेना। ठीक है, एक ये आंकड़ा। दूसरा देखते हैं कि इसके प्लैनेट्स कितने हैं, इसके कितने उपग्रह हैं। ठीक है, सैटेलाइट्स कितने हैं, इसका कितना है 0, इसका कितना है 0, इसका कितना है। वैसे इसके कृत्रिम उपग्रहों को जोड़ दिया तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि अब तो आदमी प्लान भेजने लगा, वो भी उपग्रह ही है ना। सैटेलाइट्स क्या हैं, हम भी तो सैटेलाइट भेजते हैं, वो तो नेचुरल की बात है। तो वो 1 है। मंगल 2। अब यहाँ पर उसका फीचर भी कुछ जान लीजिए। मान लीजिए जब 2 है, एक का नाम है फेबोस और एक का नाम है डिमोस, तो ये एक फीचर इसमें यूनिक है। यह सबसे छोटा उपग्रह है, सबसे छोटा। यदि पूछा जाए पूरे सोलर सिस्टम में सबसे छोटा सैटेलाइट कौन सा है, तो डिमोस। ठीक है, बृहस्पति का 66, 67 आता रहता है। अब जो क्वेश्चन आएगा उस हिसाब से देख लीजिएगा। हम इसको 67 लिखते हैं, कई जगह 68 भी देखने को मिल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो तो लड़ गया होगा आपस में, कागज को दिया। तो 67 का रखिए, क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा क्या है, लेकिन क्वेश्चन ये पूछेगा नहीं। पूछेगा क्या, सब इसमें सबसे बड़ा कौन सा। टाइटन है, टाइटन नहीं है, गैनीमेड। क्या नाम है, गैनीमेड, गैनीमेड। यह इसका सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा। तो अब इसको रिवाइज कर लीजिए इसके साथ। सबसे छोटा कौन है, डिमोस। और सबसे बड़ा कौन है, गैनीमेड। तो ये क्लियर हो गया। अब आइए शनि में, तो इसका 62 है। इसको मिटा नहीं रहे, इसका वलय बना रहे, रिंग। इसकी स्पेशलिटी क्या है, इसमें रिंग है। और इस रिंग को किसने खोजा था, ये सवाल आएगा। शनि का जो वलय है, जो रिंग है, उसकी खोज सबसे पहले किसने की, तो गैलीलियो ने। या गैलीलियो उन्होंने इसकी खोज टेलीस्कोप का आविष्कार करने में सबसे पहला श्रेय गैलीलियो को ही जाता है। ठीक है, वैसे हबल टेलीस्कोप बात क्या है, लेकिन ये गैलीलियो, तो गैलीलियो ने देख लिया। हमारे जो ये 8 ग्रह हैं यहाँ पे, चूँकि याद आ गया दिमाग में, बाद में निकल जाएगा। 8 ग्रह में 5 ग्रह को हम लोग पृथ्वी से देख सकते हैं नंगी आंखों से। ठीक है, यही सब नहीं दिखता है, प्लेटो नहीं दिखता है, लेकिन यहाँ तक तो दिख ही जाता है। इसमें 1 2 ये शायद नहीं दिखता है, इधर का 3 और इधर का ये दिखता है। पृथ्वी तो है ही, तो ये दोनों और इधर का 3। ठीक है, तो गैलीलियो ने खोजा, इसका वलय है। संख्या कितना है, 7। याद कीजिएगा, कई बार अब सवालों का काल पड़ेगा। ये जो रिंग है, ये कितने रिंग्स हैं, तो 7 रिंग्स हैं। ठीक है, अब यहाँ एक वैज्ञानिक का नाम आया, तो 2 और वैज्ञानिक का जिक्र कर लेते हैं। एक का नाम है कोपरनिकस, और दूसरे का नाम है केपलर। दोनों का अलग अलग थ्योरी है। क्या थ्योरी है, कोपरनिकस ने बताया कि सेंटर में सन है और हम उसके चारों तरफ घूमते हैं, यानी कि सौरमंडल का सिद्धांत, सौर प्रणाली का सिद्धांत किसने दिया, कोपरनिकस ने। यदि सवाल है ध्यान से देखिएगा, सौर प्रणाली का सिद्धांत वो दिया कोपरनिकस ने। क्या दिया, सोलर सिस्टम का जो सिद्धांत है, सौर प्रणाली का।
और केपलर ने क्या दिया? ग्रहों के गति का नियम दिया। ग्रहों के गति का नियम, ग्रहों के गति का नियम, ठीक है, ये दिया केपलर ने। और सोलर सिस्टम का सिद्धांत दिया कोपर्निकस ने। गैलीलियो ने खोज दिया वलय को, रिंग को। कोई दिक्कत? चलिए आगे आइए। इसका कितना है सैटेलाइट्स? 27 28 जो भी हो, इसको सॉरी 27 ही पकड़ लीजिए। और यह 13 है। क्या होता है कि इसमें देखिए ब्रह्मांड में अभी खोज अभी पिछले 5-7 साल में काफ़ी हुआ है। तो कुछ ग्रह को हटाया गया, कुछ को जोड़ा गया, तो पुराने किताबों में कुछ और आंकड़ा मिल जाता है और नए किताबों में कुछ और। तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। लेकिन 27 किस में? 5 किसका? नहीं, बढ़ गया 27 और 13 इसका है। इसको अपडेट कर लीजिए। पुराने किताबों में नहीं बोले, इसकी खोज अभी तो 2010 में जो बातें हो रही है। अब तो हम लोग CERN जो सेंटर फॉर वो है जिसने लार्ज हाइड्रोन का आविष्कार किया था, सर्न बोलते हैं, सर्न, CE, ठीक है। चौदह, वही बोले कि थोड़ा ऊपर नीचे का हो सकता है। इसको एक आंकड़ा ले लीजिए, 14 ही रख लीजिए, जो लेटेस्ट होगा वही रख लीजिए। इसका भी 28 हो गया शायद, देख लीजिएगा, ठीक है। तो हो गया मतलब ढूंढ लिया गया, ठीक है। चीज़ें तो होंगे ही लेकिन पता नहीं है। 20, हाँ यहाँ पर भी है, ये 5 है नहीं। चलिए अब आइए, अब इसमें कुछ यूनिक फीचर जिन ग्रहों पर हैं उनको देख लेते हैं। ये तो हो गया कि कितने दिन में घूमता है, हो गया किसका कितना ये है, उपग्रह है। अब यूनिक फीचर, तो बुध का यूनिक फीचर क्या है? सबसे फास्ट। सबसे कम दिन में कौन करता है? तो बुध। तो ये इसका एक यूनिक फीचर है। सूरज के सबसे नज़दीक कौन है? तो बुध। तो ये इसका यूनिक फीचर है, और कोई नहीं है इससे ज़्यादा नज़दीक, ठीक है। तो ये सारा इसका यूनिक फीचर है। छोटा है, लेकिन इस पर एटमॉस्फेयर नहीं है। एटमॉस्फेयर नहीं है तो लाइफ होने का कोई सवाल नहीं है, न पहले था। हाँ, और इसका एक और क्वालिटी है कि इसमें टेम्परेचर का रेंज बहुत ज़्यादा है। दिन में एकदम गर्म हो जाता है, पूरा भयंकर जलता ही है, दिन में जलता है, लेकिन रात होते ही पता नहीं क्या होता है, एकदम बर्फ में रहता है। यानी 600 डिग्री सेंटीग्रेड का रेंज यदि कोई रहेगा, 600 डिग्री सेंटीग्रेड दिन और रात में डिफरेंस हो जाता है, 600 डिग्री का। ये इसका फीचर, ठीक है। इतना काफ़ी है इसके लिए। टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा है, वातावरण नहीं है, वातावरण नहीं है, हाँ वही हो जाता है, 600 का गैप आ जाता है। वातावरण नहीं है और ये तेज़ी से घूमता है। आइए शुक्र, ये सवाल बनता है इसका। इसमें 3 चीज़ है। सबसे गर्म ये नहीं, सबसे गर्म है ये, सबसे चमकीला भी यही है, ठीक है। ये 2 इसका मेन प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। और इसका और इसका एक फीचर कॉमन है। जितने भी ग्रह हैं वो कैसे घूमते हैं? पश्चिम से पूरब की ओर। कैसे घूमते हैं? पश्चिम से पूरब, यानी कि वेस्ट टू ईस्ट। लेकिन ये 2 लोग क्या करते हैं? इनका मन नहीं पड़ता है। क्या करते हैं ये लोग? ये पूरब से पश्चिम, यानी ईस्ट टू वेस्ट। इनकी गति होती किन की? शुक्र की, यानी वीनस की, और यूरेनस की, यानी शुक्र, हाँ वो भी शुक्र, और ये हो गया अरुण। तो ये 2 चीज़ आप याद रख लीजिए। पहले शुक्र और अरुण का जो प्रॉपर्टी है उल्टा घूमता है ये,
ठीक है। तो अब सवाल ऐसे नहीं पूछेगा कौन उल्टा घूमता है, सवाल को भी घुमा देगा। क्या पूछेगा? तो वह कौन सा ग्रह है जिस ग्रह में सूर्यास्त पश्चिम में नहीं होता है? सूर्यास्त पूरब में होगा। कहाँ होगा? सूर्य उगेगा कहाँ पर? पश्चिम से। तो वही जो लोग हैं आज पश्चिम से सूरज उगा है क्या, मतलब आप शुक्र पर हैं, शुक्र और यूरेनस पर आप पश्चिम में सूर्योदय होगा और पूरब में उसका सूर्यास्त होगा। इसकी प्रॉपर्टी बहुत सिमिलरिटी रखती है इसके साथ, पृथ्वी के साथ। तो लोग सोचते हैं कि मंगल में ज़्यादा होगा, मंगल में वातावरण है, सब कुछ है, तो कहीं पृथ्वी से ज़्यादा सिमिलरिटी शो करता। लेकिन पृथ्वी से सिमिलरिटी की बात आए तो उसमें आंसर होगा शुक्र। इसको पृथ्वी का भगनी ग्रह भी कहा जाता है, सिस्टर भी कहा जाता है, ट्विन भी कहा जाता है, ट्विन अर्थ भी कहा जाता है। तो ये इसका और प्रॉपर्टी हो गया, यानी क्या, और बहन भी कहा जाता है। और इसको दो है, इवनिंग का भी स्टार कहते हैं और मॉर्निंग का भी स्टार कहते हैं। ये नहीं कि मॉर्निंग में इवनिंग इसका मारे हैं और अगले सवाल में मॉर्निंग आ गया तो किसी और को मार दिया, कि दोनों अलग अलग नहीं। मॉर्निंग स्टार भी और इवनिंग स्टार भी यही है, ठीक है। और सबसे चमकीला तारा यदि पूछ दे तो क्या होगा जवाब? हाँ बताइए, इतना विज्ञान पढ़ने के बाद यदि बोलिएगा आप लोग के ध्रुव सब, वो अलग है ध्रुव तारा। डॉग स्टार, ठीक है, साइरस जिसको बोलते हैं, वह सबसे चमकीला तारा है। क्योंकि सवाल बार बार पूछा जाता है तो इसको लिख लीजिए, सबसे चमकीला तारा। आपको अचानक याद आ गया तो बता दिए, सबसे चमकीला तारा क्या है? डॉग स्टार या साइरस? नहीं, ध्रुव तारा अलग है, ये अलग है। ये सबसे चमकीला तारा है और यह मजेदार बात है कि पृथ्वी से बहुत नज़दीक होगा, हैं शुभम? इस पृथ्वी से ये बहुत नज़दीक होगा डॉग स्टार। कितना दूर है ये? 4.2 कि हमारे हिसाब से तो लगता है कि 8 या 10 प्रकाश वर्ष दूर है, 10 लाइट ईयर्स, हैं? तो 8 रखिए, हमको लगता है 8 होगा, 8 प्रकाश वर्ष। एक बार देख क्रॉस चेक कीजिए। ये देख लीजिए, हमको लगता है कि 10 प्रकाश वर्ष होना चाहिए। आप देख लीजिएगा आंकड़ा, यानी काफ़ी दूर है ये। प्रकाश वर्ष अपने आप में बहुत बड़ी दूरी है, ठीक है। 8.6 है ना, 8 प्रकाश वर्ष दूर है ये, और तब सबसे ज़्यादा चमकीला है। यदि नज़दीक होता तो क्या हाल होता? चलिए, तो पृथ्वी के बारे में फीचर्स तो हम लोग सब अलग से एक एक चीज़ जान रहे हैं, तो पृथ्वी को अलग से इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। मंगल, यह इसमें एक ही बात जानने लायक है कि यह क्यों लाल दिखता है। इसको लाल ग्रह कहा जाता है। तो लाल ग्रह क्यों कहा जाता है? इसमें आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, आयरन ऑक्साइड के चलते इसको लाल ग्रह। तो इसमें लिख दीजिए आयरन ऑक्साइड। बाकी इसका 2 इन्फॉर्मेशन आप पहले देख चुके हैं इसके बारे में। अब 2 इन्फॉर्मेशन और आप बताइए। सबसे ऊंचा पहाड़ और सबसे ऊंचा ज्वालामुखी क्या हो गया? पहाड़, सबसे ऊंचे पहाड़ का क्या नाम है? और सबसे ऊंचा ये क्या है? ज्वालामुखी, क्या नाम है? जो पहाड़ कौन सा है और ज्वालामुखी कौन सा है? पहाड़ और ज्वालामुखी है इसमें। और ज्वालामुखी का क्या नाम है? इसका नाम है ओलंपस मेसी, ठीक है। और ये है, इसको क्या कहते हैं? निश ओलंपिया। ठीक है, दोनों में ओलंपस ही है। ओलिपस मिसी वो है, और यह है निश ओलंपिया, निक्स।
निक्स ओलंपिया। ठीक है, तो अब इसमें 4 फीचर हो गए, आयरन ऑक्साइड, एक ज्वालामुखी, एक पहाड़, ज्वालामुखी का नाम है ओलंपस मेसी, और ये है निक्स ओलंपिया पहाड़, और डिमोस सबसे छोटा, और फेबोस एक और है। ठीक है, इतना काफ़ी है इसके लिए। इसका कुछ भाग टूट के पृथ्वी पे भी गिरा हुआ है उज्जैन में, इसलिए पृथ्वी पर मंगल से सबसे नज़दीक, जैसे कल चेम्बुराजो देखे थे ना, वैसे यदि पूछे कि मंगल से सबसे नज़दीक कौन सा जगह है, तो भारत में उज्जैन है। उज्जैन में मंगल का मंदिर भी है। उस मंगल के मंदिर में जाइएगा तो नासा जो इतना खर्चा करके जो चीज़ रिसर्च करके निकाल के लाया है, वो सारी बात वहाँ श्लोक में लिखी हुई है। मतलब नासा को जो बात पता करने में 2-4 अरब लग गया, खरब लग गया, वो सब पहले पता करके लिखा हुआ संस्कृत में, लेकिन हम लोग को ऐसा चिंता भी नहीं है कि उसको हम लोग सामने लाएं और उसको बताएं कि हम आपसे पहले खोजें। रक्त वर्णो अयम लिखा हुआ है मंगल के बारे में, और जब वो आयरन ऑक्साइड खोजता है तब कहता है कि लाल है, जबकि वो ऐसे ही लिखा हुआ है भूमि पुत्रो अयम। मंगल को कहा गया कि यह भूमि का पुत्र है जो रक्त वर्ण है, और भूमि से उसका जब बॉडी को मैच कराया गया तो बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जुलती हैं। ठीक है, तो ये गैसों का और द्रवों का समूह है बृहस्पति। इसमें स्पेशल फीचर क्या है कि इसमें तमाम तरह की आंधियाँ और इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं। वातावरण की दशाएं ऐसी नहीं है, सरफेस सॉलिड नहीं है, इसलिए इसमें रह नहीं सकते हैं। और कोई विशेष बात इसके बारे में वही है, उसका कोई नहीं। ठीक है, तो इतनी बातें हैं। इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात है गैनीमेड, इससे जो पूछेगा सबसे बड़ा ये वो यही है। शनि के बारे में हम लोग बात कर ही चुके हैं, वलय है, यह भी गैसियस फॉर्म में है, बहुत सारे जगह पर रिंग्स हैं। और हाँ, एक चीज़ जो छूट रहा है, क्षुद्र ग्रह कहाँ पर थे? ये इसके बीच में। ठीक है, किसी एक क्षुद्र ग्रह का नाम बताइए। उसका भी नाम साइरस ही है। ठीक है, एक सीरियस नाम का, सीरियस हो साइरस हो जो भी हो, एक क्षुद्र ग्रह है यहाँ पर। ठीक है, तो क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? वो उपग्रह इससे छोटे होते हैं, उपग्रह इनके उपग्रह से छोटे होते हैं और एक गुच्छ में रहते हैं, एक पुंज में रहते हैं। ठीक है, और इनका कोई डिफाइंड पाथ नहीं है, कोई मूवमेंट उस तरह से नहीं करते हैं। ठीक है, और उन्हीं में कुछ ऐसे होते हैं जो कि गिरते हैं तो जलने लगते हैं, उनका पूंछ निकल जाता है, पुच्छल तारा कहते हैं उनको। ठीक है, कॉमेट्स। और इसी से मिलता जुलता है क्या होता है? क्षुद्र ग्रह, कॉमेट्स, और एक और होता है मेटेराइट्स, जो कि इन्हीं का टुकड़ा होता है। मेटियोर्स बोलते हैं उसको, मेटियोर्स, मेटेराइट्स और कॉमेट्स। तो ये सब इसी का पार्ट है। ठीक है, यहाँ केवल एक ही चीज़ ध्यान देना है कि ये किसके किसके बीच से सवाल पूछेगा कि क्षुद्र ग्रहों की अवस्थिति कहाँ पर होती है, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में। कौन सा क्षुद्र ग्रह है? तो एक साइरस यदि ऑप्शन देता है तो साइरस मार दीजिएगा, फिर आगे बढ़ जाइएगा। चलिए, अब बताइए कि साइज के हिसाब से तीसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? यूरेनस कि नेपच्यून? यूरेनस होना चाहिए ना। यह है थर्ड, तो इसके बारे में क्वालिटी यही है कि यह तीसरा है। और उल्टा इसमें जो शुक्र वाला प्रॉपर्टी है वो इसमें भी है। इसके बारे में इतना ही पर्याप्त है और कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं। सबसे लास्ट में कौन सा है? वरुण है, तो सबसे ठंडा भी होगा। सबसे अधिक समय किसको लगता है यदि पूछ दे तो इसको लगेगा। सबसे अधिक समय रोटेशन में तो नहीं, इसमें क्या क्या? हाँ, हैले या क्या उससे कुछ नाम था, हैल नाम था उनका। तो देख लीजिएगा, इसके हम सवाल जवाब भी देंगे आपको, लेकिन सोलर सिस्टम पर इससे अधिक समय देने का नहीं है। हाँ, ये एक इसका स्पेशल फीचर है कि सवाल पूछ दे कि लेटा हुआ ग्रह किसको कहते हैं। तो चूंकि अपने एक्सिस पे सबसे ज़्यादा झुका हुआ है, 90 के अराउंड ये झुका हुआ अपने एक्सिस पर, तो इसको लगभग लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। लेटा हुआ ग्रह कौन सा है? तो यूरेनस। हाँ, ये इसका खासियत क्या है? वरुण है, लास्ट है,
सबसे अधिक समय में यह घूमता है और इसमें मीथेन गैस का प्रभाव के चलते यह हरा रंग का दिखता है। तो हरे रंग का ग्रह कौन सा है? यह है नेपच्यून या वरुण। किस लिए हरा होता है? तो CH4 मीथेन के चलते। हाँ ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टी में क्या हो गया? लास्ट है, सबसे अधिक समय में घूमता है, हरा है, मीथेन की वजह से हरा है, और इस यूरेनस का प्रॉपर्टी है कि यह लेटा हुआ। ठीक है, तो इसको एक आध बार रिपीट कर लेते हैं, इसको ख़त्म करते हैं। कुछ बातें जो अब तक बताए उसमें से इसको मिटा के पूछे या ऐसे पूछे? मिटा दें? मिटा देंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि बोलना तो आगे देखकर ही है। जो नहीं पढ़ा है वो पूछते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा ना, एक नया इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसे कहा जाता है? सवाल आएगा। बोले अल्लाह, सर तो सब पढ़ा है, AU नहीं पढ़ा है। आर्मस्ट्रांग तो उसका है, लेकिन होता क्या है वो, कैसे, किस चीज़ को AU कहते हैं? सर, अर्थ और सन का जो एवरेज डिस्टेंस होता है। एवरेज डिस्टेंस क्या होता है? सर बताया ना, औसत। हाँ ठीक, बहुत बढ़िया। तो वो हमारा एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, यानी जब एस्ट्रोनॉमिकली को कैलकुलेशन करते हैं तो इसको हम लोग एक यूनिट मानते हैं और उसी के अनुपात में करते हैं, जिसको आर्मस्ट्रांग में नापा जाता है। ठीक, हाँ, ए उसका ये ऐसे रहता है। ठीक है ना। चलिए, मॉर्निंग स्टार किसको कहते हैं? -10 क्यों होगा? मॉर्निंग स्टार किसको कहते हैं? मॉर्निंग स्टार शुक्र, पक्का। और हाँ, इवनिंग स्टार वीनस। मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार कौन सा है? वीनस। अच्छा, ये बताइए कि यूनिवर्स में सबसे बड़ा जो यूनिट है वो कौन सा है? जो हमने बताया उसमें कॉस्मोस। कि क्या है एक कॉस्मोस से आप क्या समझते हैं? व्हाट इज अ कॉस्मोस? जितना टाइम लगता है सन को एक रेवोल्यूशन करने में। किसका? ठीक है, ठीक है। अच्छा, पृथ्वी के जो है सबसे निकट कौन सा ग्रह है? और क्या? नहीं, एक ही होगा ना। दोनों है, लेकिन इधर से ये ज़्यादा नज़दीक है। दोनों साइड से नज़दीक नहीं होगा, एक ही होगा। पृथ्वी से सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? वही चीज़ है, हैं? और सबसे चमकीला और क्या था इसका प्रॉपर्टी? एक और था, नहीं, चमकीला गर्म, सबसे गर्म भी यही रहता है। ठीक है, और बताइए। अच्छा, आप लोग को तो दिख नहीं रहा, हमको यहाँ सब दिख रहा है, अभी पूरा मीटर नहीं है ना ढंग से। चलिए, प्रकाश वर्ष क्या है? दूरी का मात्रक है या समय का मात्रक है? एक प्रकाश वर्ष में कितना समय होता है? 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर्स। ठीक है, और वरुण जो है यानी कि नेपच्यून, अरुण और वरुण, अरुण पहले वरुण बाद में, उसकी प्रॉपर्टी में क्या खास बात है? नेपच्यून में हो गया मीथेन है, तो ग्रीन हो गया, 165 साल लग गया उसको एवोल्यूशन में। ठीक है, और अरुण लेटा हुआ है, नहीं तो क्यों लेटता है अरुण?
फिर इस सारी बातों में एक बात हम बताएं, ऐसे आप लोगों को मान के चले आता ही होगा, जो पृथ्वी पे दिन रात होता है वह किस भौगोलिक घटना से होता है? नहीं, हाँ। एक्सिस एंड हाफ एक्सिस पे प्लेट तो बनेगा चलो। दिन रात तो रोटेशन से ही होगा ना। नहीं, ऋतु सीजन, हम सीजन कहाँ पूछ रहे हैं? नहीं, ठीक बोल रहे हैं, ठीक हम तक कहें घूमने के चलते दिन रात और मौसम के लिए दो चीज़ें जिम्मेदार हैं। एक उसका एक्सिस पे झुका होना 23.5 डिग्री अक्षांश पर, दूसरा उसका रिवोल्यूशन यानी परिक्रमण। तो परिक्रमण से क्या होता है, ऋतुएं बदलती हैं, एक्सिस से ठंडा गर्म होता है और घूमने से दिन रात होता है। तीन चीज़ें समझ में आ गई। घूमने से यानी कि एक्सिस पे रोटेट करने से दिन रात, और ऋतु परिवर्तन होता है उसके रिवोल्यूशन से, और ठंडा गर्म का एहसास ज़्यादा होता है झुकने और नहीं झुकने से। ठीक है, इसीलिए 3 जनवरी को भी नज़दीक होने के बावजूद ठंडा लगता है क्योंकि उसमें झुका होता है और उसका सनलाइट एंटी होता है। ठीक है, और 4 जुलाई को दूर होने के बावजूद भी गर्म होता है क्योंकि एक्सिस आपके तरफ झुका नहीं होता है। ठीक है, बात समझ आ गई? तो ये बेसिक बातें हैं जो इसमें है, और थोड़ा बहुत कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट, अमेजिंग फैक्ट्स आप लोगों को मिलेगा तो उसमें ऐड ऑन कर लीजिएगा। हाँ, इक्लिप्स बता दें, चलिए ठीक, ये भी ख़त्म ही हो जाएगा। ये है सूरज, ये है पृथ्वी। सूरज के मुकाबले पृथ्वी कुछ ज़्यादा ही बड़ा बना दिया है, 13 लाख गुना बड़ा है मान के चलिए। ठीक है, और इसमें अब चांद बेचारा बचा हुआ है। एक बार चांद को हम ला देंगे यहाँ पर, और एक बार चांद को मान लीजिए फिर इसी फॉर्मेट को यदि बनाते हैं, और ये गोल नहीं अंडा बन जा रहा है, तो हम एक बार चांद को ला देंगे यहाँ पर। अब क्या है, ये सूरज तो रोशनी दे रहा है, ठीक है, और तो ये जो पार्ट है ना, यहाँ तो रोशनी नहीं पहुँच पाएगी, तो इसी को कहते हैं सूर्य ग्रहण, सोलर इक्लिप्स। ठीक है, अब इसी में क्या होगा कि यहाँ पर क्या होगा कि इसका एक, यहाँ जो लाइट है और यहाँ जो लाइट है हल्का सा दिखेगा, यहाँ से भी दिखेगा, यहाँ पे लोगों को भले अंधेरा दिखेगा लेकिन कम से कम इसकी रोशनी और इसकी रोशनी और एक पूरे सूरज के आसपास इस तरह का एक हल्का सा रिंग जैसा दिखेगा, इसी को कोरोना बोलते हैं। ये वाला कोरोना नहीं, पहले कोरोना हम लोग इसी को जानते थे, ये कोरोना। ठीक है, और ये पूरे भाग पे नहीं होता, इसी को कहते हैं, यहाँ पर हो जाएगा पूर्ण सूर्य ग्रहण और इधर जो हो जाएगा इसके बाद से आंशिक सूर्य ग्रहण हो जाएगा, क्योंकि इतना जितना फाइन हम दिखा रहे हैं उतना फाइनली जाता नहीं ना, सूरज है वो कहीं ना कहीं से दाएं बाएं, तो थोड़ा बहुत जाएगा, कम हो जाएगा, तो ये चीज़ है। और इसमें क्या होगा, अब ये रोशनी चूँकि ये चमकता तो है सूरज की रोशनी लेकर ही, अब ये बेचारा साफ गायब हो जाएगा, तब चंद्र में भी कोई रोशनी नहीं पहुंच रही है, पहुंच रही है तो कहा जाए भाई चांद पर ग्रहण लग गया। अब चांद यदि यहाँ रहे तो, चांद यहाँ रहे तो चांद तो घूमता रहता है, तो यहाँ पूर्ण यहाँ आंशिक, कोई दिक्कत है? यही बेसिक कंसेप्ट है। अब इसके साथ जुड़ा हुआ है गुरुत्वाकर्षण, इसके साथ जुड़ा हुआ है नदी आने के बाद दोनों का कंबाइंड ग्रेविटेशनल पुल। इससे क्या होगा कि यहाँ पर अब हाई टाइड आ जाएगा पृथ्वी पर, जब ये सब आएगा ना, तो इसी को कहते हैं ज्वार और भाटा। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में या ऐसे भी जब एक सीध में आएगा, पूर्णिमा के दिन भी हो जाता है, ठीक है, हाई टाइड हो जाता है, ठीक है ना, तो वो अलग फीचर है, फेनोमेनन में दिखाएंगे जब ज्योग्राफी बताएंगे तो वो वाली चीज़। तो ये दोनों ग्रहण आप समझ में आ गया, यह स्थिति है सूर्य ग्रहण की और यह स्थिति है चंद्र ग्रहण की। यह है सूर्य और यह है चंद्र और यह है अर्थ। सूर्य
और ये है पृथ्वी और ये है चंद्रमा। क्लियर? 15 दिन में सूरज बढ़ जाता है, पूर्णिमा तक पहुंचता है, और 15 दिन में फिर घट के अमावस्या तक आता है। सॉरी, चंद्रमा 15 दिन में बढ़ के कहाँ पहुंचता है? पूर्णिमा तक, और 15 दिन में पूर्णिमा से अमावस्या तक। पूर्णिमा को क्या कहते हैं? फुल मून। और एक महीने में यदि एक से अधिक पूर्णिमा हो जाए, यानी 31 दिनों के अंदर 2 बार हो जाए, तो उसको कहते हैं ब्लू मून। हर 2-3 साल पे ऐसा होता है कि किसी में हो जाता है। ठीक है, 2018 में हुआ था, शायद 2021 भी ब्लू मून का ही ईयर है।